गाइस, इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच की हालत बिगड़ती चली जा रही है। हमास के 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला करने के बाद अब इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोजीशन पर आ चुका है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 5 एक्शन प्लान से हमास को जवाब देने का फैसला किया है। वो 5 एक्शन प्लान क्या है, उससे हमास को क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इजराइल देखो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। इजराइल उन देशों में से है जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और इस हमले के बाद भी इजराइल कुछ ऐसा ही कर रहा है। इजराइल के इन 5 एक्शन प्लान की वजह से हमास पूरी तरह से हिल चुका है, और शायद इसी वजह से हमास, जिसने इजराइल पर 5000 रॉकेट से अटैक किया, वो अब पीस नेगोशिएशन की बात कर रहा है। लेकिन इस पीस नेगोशिएशन का जवाब पीएम ने क्या दिया, आप खुद ही सुन लो। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. अब इजराइल शायद रुकने वाला नहीं है। हमास और इजराइल के बीच में इस युद्ध की वजह से इनोसेंट सिटीजन की सबसे ज़्यादा जान जा रही है, फिर चाहे वो इजराइल के लोग हो या फिर फ़लस्तीन के लोग हो। लेकिन ये सब जानने से पहले ज़रा हम इन दोनों देशों की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली ये मैटर है क्या और ये कब से चलता आ रहा है। और ये सब जानने के बाद आप खुद अपना ओपिनियन बना सकते हो कि ये जो भी हो रहा है उसमें कौन गलत है और कौन सही। मेरा काम है आपको फैक्ट्स के साथ इन्फॉर्मेशन देना, और इस वीडियो में भी मैं वही करूँगा। बाकी आप अपनी ओपिनियन बनाने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक वो जो इजराइल के साथ खड़े हैं और दूसरे वो जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, और ऐसे में सच्चाई का पता लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन दोनों देशों की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1047 BC से। जिस जगह आज का इजराइल है, उस जगह पर उस वक्त किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, और यहाँ जो ज़्यादातर आबादी थी वो यहूदियों की थी, यानी जूइश पीपल की थी। किंगडम ऑफ इजराइल का राजा था किंग सोलोमन, और वो इस पूरे एरिया को रूल करता था। किंग सोलोमन ने एक टेंपल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट, और जिस जगह ये टेंपल था वो जगह थी जेरूसलम, और जेरूसलम ही वो जगह है जिसके लिए इजराइल और पैलेस्टीन आज भी लड़ते रहते हैं। और ये जो जेरूसलम है आज के वक्त वो किसी का भी नहीं है, ना तो इजराइल का और ना ही पैलेस्टीन का। हालांकि यहाँ जाकर वर्शिप करना दोनों देशों के लोगों के लिए अलाउड है, लेकिन उस वक्त जेरूसलम किंगडम ऑफ इजराइल की कैपिटल हुआ करती थी। जूइश पीपल टेंपल माउंट में ही अपनी पूजा करते थे, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए वो ऐसा कर पाए, क्योंकि 586 BC में ये टेंपल को तोड़ दिया जाता है बेबलोनियंस के हाथों। उसके कुछ सालों बाद पर्शियंस आते हैं, और पर्शियंस आकर इस टेंपल को रीबिल्ड करवा देते हैं, और फिर पर्शियंस को हराकर इस जगह पे आते हैं रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आते ही इस टेंपल को दोबारा तोड़वा देते हैं। आज के वक्त इस टेंपल की सिर्फ एक दीवार बची हुई है, और इसी दीवार पर आज भी जूइश पीपल पूजा करते हैं। रोमन एम्पायर के आने के बाद जूइश किंगडम बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, उनको हर तरफ से मार पड़ रही थी, और यही वो वक्त था जब उन्हीं परिवारों में से एक जूइश परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जिस वक्त जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस वक्त वो जगह रोमन एम्पायर के कब्जे में थी। जीसस जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें जूइश आइडियोलॉजी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, और उन्होंने जूइश से हटकर एक अलग आइडियोलॉजी लोगों के साथ शेयर करनी शुरू करी। धीरे धीरे जीसस और उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगी, और इजराइल के जो लोग थे अब वो धीरे धीरे जूइश से हटकर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने लगे। लोगों का इतनी तेज़ी से जूइश से हटकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना जूइश लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और इसीलिए जूइश पीपल ने जीसस को कैद करके उन्हें क्रॉस पे कील से टंगाकर मार डाला। कुछ लोगों का मानना है कि जीसस को जूइश पीपल ने मरवाया था, और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जीसस क्राइस्ट को जूइश पीपल ने नहीं बल्कि रोमन एम्पायर ने मरवाया था, क्योंकि जीसस लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे थे, और रोमन एम्पायर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये जो क्रॉस के ऊपर कील से टंगाने वाली पनिशमेंट थी वो भी रोमन एम्पायर में ही दी जाती थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी यही मानती है कि जीसस के डेथ के पीछे जूइश लोगों का हाथ था, और इसी चीज़ को लेकर जूइश पीपल को बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद भी वहाँ लोग बहुत तेज़ी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, और उसी वक्त कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर के किंग बन जाते हैं, जो कि रोमन एम्पायर के पहले किंग मलेरियस के बेटे थे। अब क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैल रही थी तो किंग कॉन्स्टेंटाइन ने भी क्रिश्चियनिटी का फुल सपोर्ट किया, और लोगों को ये पहले से लगता ही था कि जीसस को जूइश लोगों ने मरवाया है। इस वजह से वहाँ पर भी जूइश लोगों का मास जेनोसाइड किया जाने लगा, और यही वो रीज़न था कि जूइश लोग अपना ही देश छोड़कर वहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भागने लगे। यूरोप के देशों में जूइश लोगों ने सबसे ज़्यादा माइग्रेट किया। कुछ सालों बाद वहाँ पर रोमन एम्पायर को हराकर अरब आर्मी ऑफ उमार आ जाती है, और जिस जगह पे टेंपल माउंट था उस जगह पे वो लोग डोम ऑफ द रॉक बनवा देते हैं, और उसके बगल में ही अल अक्सा मस्जिद भी बनवा दी जाती है।
और इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी बनवा दिया जाता है, जो कि किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने बनवाया था। जिस जगह पे ये चर्च था उसी जगह पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था। ये जो 37 एकड़ का एरिया है ये इसीलिए इन तीनों रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एरिया में ज्यूइश लोगों का टेम्पल माउंट था जिसे 2 बार तोड़वाया गया था, और ये टेम्पल माउंट ज्यूइश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस थी। और उसी जगह पर आज के वक्त डोम ऑफ द रॉक है, जिसको अरब लोग हरम अल शरीफ कहते हैं। उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, जिसे किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने बनवाया था। अब क्योंकि इस जगह पे जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी, तो इस वजह से ये चर्च भी क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि ये 37 एकड़ का एरिया दुनिया के 3 बड़े रिलीजन जूइश, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी की तो शुरुआत ही इस एरिया से हुई थी। सालों तक यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग जगह पे बसने के लिए माइग्रेट करते रहे, पर उन्हें हर जगह नापसंद किया जा रहा था, उन्हें हर जगह से धुतकारा जा रहा था और उन्हें बहुत ही छोटी नज़रों से देखा जाने लगा, खासकर यूरोप के देशों से। लेकिन साल 1891 में जियोनिज्म नाम का मूवमेंट शुरू होता है, जिसके थ्रू जूइश पीपल अपनी लैंड वापस पाने की मांग करने लगे, और इस मूवमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ब्रिटिश एम्पायर ने। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 भी चालू हो चुका था, और इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने जूइश लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, ताकि जूइश पीपल खुश होकर ब्रिटिश एम्पायर की मदद कर सके, उनको वर्ल्ड वॉर 1 जिता के दे सके। जूइश पीपल ब्रिटिश एम्पायर के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी जान लगा दी उनको वर्ल्ड वॉर जिताने में। इसमें ब्रिटिश एम्पायर, यूएसएसआर और यूएस को जूइश लोगों का सपोर्ट था, और दूसरी तरफ जर्मनी को ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त किंगडम ऑफ इजराइल वाली जगह पर रूल कर रहे थे। इसका मतलब था कि अगर जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर हार जाते हैं तो जूइश को अपनी जगह वापस मिल सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी हार गए, और जिस जगह पे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहे थे, यानी इजराइल वाली एरिया पर, वहाँ पर अब ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो गया। और ब्रिटिश एम्पायर ने अपने वादे के अनुसार जूइश लोगों को यूरोप से इजराइल और पैलेस्टीन में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब देखो, जूइश लोगों की किस्मत में पता नहीं ऐसा क्या है कि वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें हमेशा नापसंद किया जाता है। सेम इस बार भी ऐसा ही हुआ। इजराइल और पैलेस्टीन में जो मेजॉरिटी में रह रहे मुस्लिम थे, उन्हें जूइश लोगों का पैलेस्टीन में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन लोगों ने जूइश लोगों का इजराइल और पैलेस्टीन में आना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और वहीं जूइश लोग भी अब वापस यूरोप नहीं जा सकते थे, बल्कि जो यूरोप में जूइश रह रहे थे वो भी अब तेज़ी से इजराइल और पैलेस्टीन में माइग्रेट करने लग गए। वो इसलिए क्योंकि यूरोप में उस टाइम तक हिटलर पावर में आ चुका था, और हिटलर जूइश लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। आप लोगों ने होलोकॉस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हिटलर ने करीब 60 लाख जूइश लोगों को मरवा दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 आता है और जूइश लोग वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के खिलाफ लड़ते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन की स्थापना होती है। अब क्योंकि जूइश लोगों ने ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में मदद करी थी, इसलिए ब्रिटेन ने जूइश लोगों के हक के लिए यूएन में बात करी, ताकि उन लोगों को उनका देश मिल सके। अब क्योंकि जूइश और अरब लोगों के बीच में कुछ खास पट नहीं रही थी, इसलिए यूएन ने फैसला किया कि इन दोनों के लिए अलग अलग देश बना दिया जाएगा। इजराइल में जूइश लोग रहेंगे और पैलेस्टीन में अरब। और जो जेरूसलम है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसे किसी को भी नहीं दिया जाएगा। वो यूएन के कंट्रोल में रहेगा, हालांकि दोनों रिलीजन को परमिशन होगी वहाँ जाकर वर्शिप करने की। अब इस फैसले से जूइश लोग तो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि फाइनली अब उन्हें अपना एक देश मिल चुका था। लेकिन पैलेस्टीन इससे ज़रा सा भी खुश नहीं था। वो इसलिए क्योंकि यूएन ने जो बंटवारा किया था वो बहुत ही शॉकिंग था। बंटवारे से पहले कुछ ऐसा था पैलेस्टीन, अब बंटवारे के बाद आधा पैलेस्टीन जूइश लोगों को दे दिया गया, जिसके बाद इजराइल और पैलेस्टीन कुछ ऐसे दिखते थे। और इसी नाखुशी की वजह से इजराइल के आसपास के जो पड़ोसी देश थे, यानी कि अरब देश, उन्होंने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने अकेले उन सारे अरब देशों को अकेले ही हरा दिया। वॉर में जीतने के बाद यूएन ने जो इजराइल को लैंड दी थी, अब इजराइल ने उससे भी ज़्यादा लैंड पैलेस्टीन की कैप्चर कर ली। ऐसे ही और भी कई अटैक्स इजराइल के ऊपर अरब देशों ने किए, लेकिन उससे उल्टा अरब देशों को नुकसान हुआ। आज के टाइम पे पैलेस्टीन के पास गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है, जिसमें से गाजा स्ट्रिप को हमास ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। पैलेस्टीन इन लड़ाइयों से अपनी काफ़ी ज़्यादा लैंड खो चुका था, और कहीं ना कहीं तमाम पीस नेगोशिएशन के बाद भी पैलेस्टीन अपनी लैंड वापस लाना चाहता था। और इसी काम को पूरा करने के लिए 1987 में हमास नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इनका शुरू से ही ये कहना है कि इजराइल ने जो लैंड धीरे धीरे करके वॉर से ऑक्यूपाइड की है, वो ये पैलेस्टीन को वापस दिलाना चाहते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमास पिछले 30 सालों में 80 से भी ज़्यादा अटैक्स इजराइल के ऊपर कर चुका है। दुनिया भर से इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, इन सब की सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़ी हैं। यहाँ तक कि यूएसए ने तो यूएसएस स्ट्राइक ग्रुप को भी डिप्लॉय कर दिया है गाजा नेवल बॉर्डर्स पर, जिसमें यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल क्रूजर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्नी, यूएसएस रोसियल्ट और काफ़ी सारे फाइटर जेट्स भी इजराइल के सपोर्ट में गाजा बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर हमास के सपोर्ट में ईरान या फिर कोई और अरब देश इजराइल के ऊपर हमला करता है,
तो यूएसए भी इसराइल के सपोर्ट में गाजा स्ट्रिप पर हमला कर देगा। इसराइल ने भी 5 पॉइंट एक्शन प्लान पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पर पावर कट कर दी है, यानी कि इस वक्त गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। इन 5 एक्शन प्लान में सबसे पहला एक्शन है कि जो टेररिस्ट इसराइल के अंदर घुस चुके हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार देना। दूसरा एक्शन प्लान है कि हमस के ऊपर एयर स्ट्राइक करो, जो कि हमस ने आज से पहले कभी अपने सपने में भी ना देखा हो। इसराइल ने पूरे गाजा स्ट्रिप पर रह रहे सिविलियंस को वार्निंग दी है कि जो भी उस एरिया में रह रहा है वो जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़कर चला जाए। थर्ड एक्शन प्लान है कि इसराइल जिन जिन देशों के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है उन सब पर सिक्योरिटी और वेपन्स को बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन प्लान है कि हमस के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाओ और खुद के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट डेवलप करो। फिफ्थ एंड लास्ट एक्शन प्लान है कि इसराइल के सभी लोगों को यूनाइट करो और यहाँ तक कि ऑपोजिशन पार्टीज को भी यूनाइट करने की कोशिश करो। अब इस वॉर से इंडिया को भी बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिल सकते हैं। पहला तो ये कि आप ज़रा इसराइल को देखो, पूरी दुनिया में इसराइल अपने डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी से जाना जाता है और मुसीबत के वक्त इसराइल के सभी लोग, यहाँ तक कि इसराइल की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। यहाँ इंडिया में कोई पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती भी है तो दूसरी अपोजिशन पार्टी उसका बेड़ा गर्क करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें कर ही देती है। इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी तो कुछ अपोजिशन पार्टीज को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। वो इंडिया को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा इंडिया के साथ सवाल कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। इंडिया में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है तो यहाँ रह रहे कुछ अतरंगी बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज और कॉमन पीपल भी आर्मी को सपोर्ट करने की बजाय टेररिस्ट को सपोर्ट दिखाते हैं, जबकि इसराइल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा लेसन यह है कि इंडिया को भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अच्छे से फंडिंग देनी चाहिए, ताकि जैसे मोसाद से इतनी बड़ी गलती हुई वैसे इंडिया की आईबी और रॉ से कभी ऐसी गलती ना हो। अब आप अपना ओपिनियन बनाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया इस वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग बढ़ चुके हैं। एक वो जो पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वो जो इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में कौन सही है और कौन गलत, ये जानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद की रिसर्च करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और आपको इन हिस्ट्री टॉपिक्स पे और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।